जो सब्जेक्ट है MEEC 501 उसके हम यूनिट थर्ड डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट थर्ड में भी आपको टोटल 4 चैप्टर दे रखे हैं। उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं 2022 से लेकर 2024 के। ठीक है, इन टोटल 6 पेपर है क्योंकि हर साल में 2 पेपर होते हैं ना, तो उस हिसाब से टोटल आपके 6 पेपर है। तो उन्हीं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि TU इज मैक्सिमम वेयर MU इज जीरो, मींस टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है जहां पर आपकी मार्जिन यूटिलिटी जीरो होती है। तो इसी स्टेटमेंट को हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो देखो, अगर आप ऐसे करके ये टेबल में आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि यहाँ पर हमने मान लिया कि कोई एक कमोडिटी X है। ठीक है, उसकी यूनिट्स ये ऐसे कंज्यूम किए जा रहे हैं और कंज्यूमर को ये उससे मार्जिन यूटिलिटी मिल रहा है। पहली यूनिट पे उसको 10 मिलता है, दूसरी पे 8। तो आप धीरे धीरे देखोगे कि हर एक एडिशनल यूनिट से जो मार्जिन यूटिलिटी मिल रहा है वो गिरता जा रहा है और TU इंक्रीज हो रहा है। बट कैसे हो रहा है आपका? डिमिनिशिंग रेट से। देखो पहले 10, 18, ठीक है, डिमिनिशिंग रेट से हो रहा है ना। और देखो यहाँ पर आपका TU मैक्सिमम है तो वहां पर आपका MU जीरो है। तो यही है। तो एक तरीके से स्टेटमेंट हमें पूछ रहा है कि TU और जो MU है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप अब जब इस क्वेश्चन को करोगे तो आप क्या करोगे, ऐसे करके लिखोगे कि देखो यूटिलिटी की जो हम बात कर रहे हैं तो ये हमें किसने कहा था कि हम क्या बोलते हैं, जो यूटिलिटी है उसको मेजर कर सकते हैं। ये हमें कहा गया कि बताया था अल्फ्रेड मार्शल की द्वारा। क्योंकि उन्होंने कौन सा अप्रोच यूज किया था, उन्होंने कहा था कार्डिनल, कि भाई यूटिलिटी को हम मतलब जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना कंज्यूमर को, कमोडिटी को कंज्यूम करके, उसको हम मेजर कर सकते हैं यूटिल में। ठीक है, तो जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है जिसको अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा आपका प्रपोज किया गया था, वो कहता है कि यूटिलिटी क्या है, एक तरीके से सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को जो मिल रहा है किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करके। ठीक है, वो क्या कहलाती है आपकी यूटिलिटी। फिर आप इसमें एक्सप्लेन करोगे कि TU और MU क्या होता है, उनका मीनिंग, जो मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। जिसमें आप TU को लिखोगे कि टोटल सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को जो मिल रहा है कंज्यूमिंग ऑल द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। उदाहरण के लिए मैंने एक पिज्जा ऑर्डर किया, ठीक है, 4 स्लाइस में ऐसे करके कट करके उन्होंने मुझे दे दिया। पहली स्लाइस, दूसरी स्लाइस, तीसरी स्लाइस, चौथी स्लाइस, इन चारों स्लाइस को कंज्यूम करके जो मुझे टोटल आपका सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना, वो होगा मेरी टोटल यूटिलिटी। वहीं पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है कि एक एडिशनल सेटिस्फेक्शन जो कंज्यूमर को मिलता है जब वो एक और यूनिट किसी कमोडिटी की कंज्यूम करता है। ये पिज्जा है, ठीक है, 1, 2, 3, 4। तो भाई मैंने उसकी पहली स्लाइस कंज्यूम करी, ठीक है, मैं जब सेकंड स्लाइस कंज्यूम करूंगी तो जो मुझे उससे मिलेगा, मतलब एडिशनल सेटिस्फेक्शन एक और आपका यूनिट को कंज्यूम करके कमोडिटी की, वो होती है आपके मार्जिनल यूटिलिटी मीन एडिशनल सेटिस्फेक्शन। ये है। ठीक है, तो आपने TU MU का मीनिंग लिखना है इसमें। फिर देखो आपका MU का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल सी बात है, मार्जिनल यूटिलिटी अगर मुझे ऐसे निकालनी है, ठीक है, N पे, N यूनिट पे, तो जो टोटल यूटिलिटी N यूनिट की है उससे प्रीवियस वाली जो मतलब माइनस कर दूंगी तो आ जाएगी मेरा। ठीक है, जैसे यहीं पर देख लो ना आप, मुझे सेकंड यूनिट की निकालनी है, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी। तो मुझे टोटल यूटिलिटी जो आपकी सेकंड यूनिट से मिली उसमें से मैं प्रीवियस वन को माइनस कर दूंगी तो ये 8 मेरे को मिल जाएगा। यही तो है रिलेशनशिप में। ये होता है कि आप इस चीज को नोटिस करोगे कि व्हेन, जब तक आपका मार्जिनल यूटिलिटी आपका पॉजिटिव है, आपका TU आपका क्या होता रहता है, इंक्रीजेस। जैसे ही आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो जीरो हुआ, आपका TU वहां पर क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। ठीक है, और जैसे ही आपका MU अगर नेगेटिव होता है तो आपका TU क्या होगा, फॉल, टोटल यूटिलिटी गिनने लग जाएगा। जो अगर आप इस टेबल को देखोगे तो आपको ध्यान से समझ में आएगा कि जब तक आपकी मार्जिन यूटिलिटी पॉजिटिव है TU इंक्रीज होता है डिमिनिशिंग रेट पे। जहां पर आपकी मार्जिन यूटिलिटी जीरो है वहां पर TU मैक्सिमम है, और जैसे ही आपका मार्जिन यूटिलिटी नेगेटिव में आता है तो आपका टोटल यूटिलिटी गिनने लग जाता है। एक बार इसका डायग्राम भी देख लेते हैं कि किस तरीके से बनता है। ठीक है, इधर पे जो है वो यूनिट्स आ जाएंगी आपके कमोडिटी के।
इधर पे आपका टी यू एंड एम यू को हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर आप इस टेबल से बनाओगे तो आप देखिएगा कि इसका ग्राफ ऐसे बढ़ेगा कि टी यू का जो कर्व है टोटल यूटिलिटी का, वो शुरुआत में राइज होता है, देन जहां पर फ्लैट हो जाएगा, जहां पर मैक्सिमम होगा, और फिर आपको गिरने लग जाएगा। तो इस तरीके से होता है आपका, जैसे देखो ये ऐसे राइज होगा, फिर यहाँ पर फ्लैट हो जाएगा, यहाँ पर मतलब मैक्सिमम होता है ना, और फिर आपको गिरने लग जाएगा ऐसे करके, ठीक है। एम यू तो मतलब आप क्या नोटिस करोगे कि टी यू का जो कर्व है, पहले आपका वो राइज होता है, इनिशियली स्टार्टिंग में क्या होता है, राइज होता है, देन वो आपका फ्लैट हो जाता है एक जगह पे, जहां पर वो फ्लैटन एट मैक्सिमम, जहां पर मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी मिल रही है, देन वो उसके बाद क्या होने लग जाएगा आपका डिक्लाइन। और जहां पर आपका ये मैक्सिमम, वहां पर आपका एमयू क्या होगा, 0 होगा। और एमयू का कब तो क्या होता है कि स्लोप डाउनवर्ड होता है, ठीक है, एक्स एक्सिस को कट करता है, जहां पर आपका ट्यू मैक्सिमम वहां पर एमयू 0 होता है, और जैसी टोटल यूटिलिटी गिरना शुरू हो गया, आपका मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव बन जाता है। तो ये तो गिरता ही ऐसे डाउनवर्ड ही होता है ऐसे करके, ठीक है। देखो यहाँ से गिरना शुरू किया ना अगर जैसे आपके ट्यू ने, बस तो फिर ये नेगेटिव बन गया। तो ये आपका जो क्वेश्चन था वो हमने इसमें डिस्कस कर चुके कि टी यू इज मैक्सिमम वेयर एन यू 0। तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से हमें इसको आंसर करना है, ठीक है। तो हम देखो यहाँ पर कंक्लूजन में लिख सकते हैं इस चीज को कि जहां पर आपका टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। तो जो ये आपका पॉइंट होता है, ये कैसा पॉइंट होता है, आपका स्टैचुरेशन का पॉइंट होता है, किसके लिए, कंज्यूमर के लिए, ठीक है। तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ फॉर द कंज्यूमर, ठीक है। अब जो ये पॉइंट है, ये मतलब ये वाला पॉइंट है, जो ये कंज्यूमर के लिए क्या होता है, आपका स्टैचुरेशन का पॉइंट होता है, ठीक है, कंज्यूमर के लिए, जहां पर टी यू मैक्सिमम है और एम यू 0 है। अगर हम इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में सोची समझे कि आखिर ये स्टैचुरेशन का पॉइंट होता क्या है, तो 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 ये आपका एक तरीके से वो पॉइंट होता है कि जब कोई भी मतलब कंज्यूमर है किसी वस्तु का, वो इस हद तक मतलब उसको उपयोग कर चुका होता है कि अब जैसे उस वस्तु की अगर जैसे कोई एडिशनल वो अगर यूनिट लेता है, तो वो उसको ना सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगी। तो उसी को हम कहते हैं आपका पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, मीन कि कंज्यूमर जैसे कोई भी गुड है उसको इस हद तक उपयोग कर लेता है कि अब उस मतलब वस्तु की जैसे अगर कुछ एडिशनल यूनिट कंज्यूम करेगा तो उसको संतुष्टि प्रदान नहीं करेगा, इवन अगर वो और करेगा तो उसको डिस्कम्फर्ट या नेगेटिविटी में ले जाएगा। जैसे मान लो कि जैसे कोई है, कोई लड़का है राम, तो उसको आम बहुत पसंद है, ठीक है। बहुत लोग होते हैं ना जिन्हें आम बहुत पसंद होता है, आमतौर पर बहुतों को होता है ये, ठीक है। तो उसने जैसे पहले वो मैंगो खाया, उसको बहुत आनंद मिला, ठीक है। फिर उसने आपका दूसरा मैंगो खाया, उससे उसे और आनंद मिला, ठीक है। मतलब पहला खाया उसको बहुत आनंद मिला, फिर दूसरे से मिला लेकिन पहले के कंपैरिजन में कम मिला, फिर थर्ड मैंगो खाया, उससे थोड़ा और कम मिला, फिर उसे मतलब जैसे आम खाते खाते, तो जब वो जैसे 4 5 6 ऐसे खा लेगा, तो क्या होगा कि एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचेगा और कि अगर वो और आम खाने में उसे कुछ आनंद नहीं मिलेगा, बल्कि अगर वो और खाएगा तो उसको डिस्कम्फर्ट मिलेगा या कुछ मतलब उसको मतलब एडिशनल उसे कुछ और सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, ऐसे बिंदु पे वो पहुंच जाएगा। तो यही बिंदु क्या कहलाता है, आपका सैचुरेशन पॉइंट कहलाता है।
फिर एक क्वेश्चन और भी था ये मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टॉपिक तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया था, क्रॉस इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये सब मैंने डिस्कस किए थे। डिग्री क्या होती है सब कुछ, या इनकम, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनके टाइप वगैरह सब। एक टॉपिक ये छूट गया था कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि जो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसको हम PED करके भी डिनोट कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। ये आपका ये बताता है, देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये तो बताता है ना कि आपका कंज्यूमर मतलब कितना सेंसिटिव है या कितना रिस्पॉन्सिव है, मतलब कि डिमांड में उसकी कितनी चेंज हो करता है वो किसी गुड्स के लिए, जब आपका प्राइस में चेंज हो रहा है या इनकम में या सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में चेंज हो रहा है। ठीक है, और भी जो भी अदर फैक्टर है। बट जब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें तो हम देखते हैं कि क्या परसेंटेज चेंज होता है आपके क्वांटिटी डिमांड में किसके रिस्पॉन्स में, जब आपके प्राइस में चेंज होता है अदर चीजों को हम कांस्टेंट रख के। तो इसका फॉर्मूला ऐसा आ जाता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो जो आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इस चीज को मेजर करता है, नापता है कि हाउ मच, कि कितना क्वांटिटी डिमांड में किसी गुड्स के लिए चेंज हुआ जब उसकी कीमत में बदलाव हुआ। तो इट मेजर्स हाउ मच द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड्स चेंज व्हेन इट्स प्राइस चेंजेस। अगर आपके पास इनकम आ जाता है या क्रॉस इलास्टिसिटी आ जाता है, बस वहां पर आपको क्या लिखना है, इनकम में आपको इनकम के रिस्पॉन्स में लिखना है कि भाई डिमांड में चेंज हो रहा है इनकम के कारण। ठीक है, तो इस तरीके से है, वैसे मैंने बता रखा आपको। इसकी इंपॉर्टेंस पूछते रखा है इन्होंने हमसे। और देखो, अगर आपको इन जनरल भी कोई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की इंपॉर्टेंस पूछता है तो आप उसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की लिख सकते हो, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। तो पहला इसकी इंपॉर्टेंस है कि ये फर्म को प्राइसिंग डिसीजन में मदद करता है। ठीक है, प्राइसिंग डिसीजंस बाय फर्म, फर्म यूज करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को ये डिसाइड करने में कि भाई हम अपने जो गुड्स का प्राइस है इंक्रीज और डिक्रीज करें। ठीक है, किसके बेस्ड ऑन, क्योंकि वो इससे जान सकते हैं ना कि कंज्यूमर की मतलब कितनी डिमांड में मतलब कितनी रिस्पॉन्सिव दिखाएगा या कितनी इलास्टिसिटी है, उसके रिस्पॉन्स में हम कर सकते हैं। देखो, अगर आपकी डिमांड इन इलास्टिक है, जैसे कि डिमांड इन इलास्टिक है जहां पर क्या है, प्राइस इलास्टिक डिमांड से बड़ा क्या ऑन है, 1 है। तो अगर यहाँ पर आप प्राइस को इंक्रीज करोगे ना तो रेवेन्यू आपका एकदम से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बट अगर आपकी डिमांड इलास्टिक है जहाँ पर प्राइस इलास्टिक डिमांड से क्या है, 1 से बड़ा है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, कम प्राइस करना पड़ेगा। यहाँ पर तो आपको प्राइस इंक्रीज करना पड़ेगा रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, यहाँ पर प्राइस को डिक्रीज करना पड़ेगा रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए इलास्टिक के केस में। अब जैसे होता ही है ना कि पेट्रोल कंपनी क्या करते हैं, अपने पेट्रोल के प्राइस बढ़ा देते हैं, तो उनके जो पेट्रोल प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कैसी होती है, इनइलास्टिक होती है। और वो प्राइस राइज करते हैं तब भी वो ज्यादा रेवेन्यू अर्न करते हैं। फिर जो आपका ये प्राइस इलास्टिक डिमांड के हम इम्पोर्टेंस पढ़ रहे हैं, या आपका इन जनरल जैसे इलास्टिक डिमांड के इम्पोर्टेंस पूछते हैं तो उसमें प्राइस का ही लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। सेकंड, इसके अलावा ये आपका गवर्नमेंट को भी हेल्प करता है किसमें, टैक्स पॉलिसी बनाने में। कौन, आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो गवर्नमेंट भी क्या करेगी, जैसे इन इलास्टिक गुड्स होते हैं, ठीक है, आपके इन इलास्टिक गुड्स हो गए, जैसे कि कौन से हो गए, आपके अल्कोहल हो गए, ठीक है, टोबैको हो गया आपका, या फ्यूल हो गए। तो गवर्नमेंट पे क्या करती है, आपके ज्यादा टैक्स लगाती है इन पे। ठीक है, इन इलास्टिक गुड्स पे गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लगा सकती है। तो उससे क्या होगा, क्योंकि इन इलास्टिक गुड्स ये है, तो इनके केस में क्या होता है कि हमने जैसे पता ही है कि इन इलास्टिक में क्या होता है कि अगर आपके प्राइस में चेंज होता है तो क्या होता है, उससे क्या बोलते हैं, आपके क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा चेंज नहीं होता है। ये तो मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, इन इलास्टिक क्या होता है, इन इलास्टिक क्या है,
ठीक है, ये परफेक्टली इलास्टिक क्या है, यूनिटरी से तो डिस्कस कर रखा है मैंने। तो आपके जो ये इनलास्टिक गुड्स होते हैं जैसे अल्कोहल हो गया, टबैको हो गया, फ्यूल हो गया, गवर्नमेंट इस पे टैक्स लगा के अच्छा रेवेन्यू अर्न कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा जैसे आपके जो सब्स्टिट्यूट एंड आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, उससे रिलेटेड डिसीजन लेने में भी आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हेल्प करती है। ठीक है, इसके अलावा ये बिजनेसेस को हेल्प करती है, देखो प्राइस डिटरमिनेशन में हेल्प करती है बिजनेस को, सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से रिलेटेड डिसीजन लेने में भी मदद करती है, क्योंकि गुड्स की इलास्टिक इनलास्टिक को जान के वो जान सकते हैं कि किस तरीके से प्राइस को इंक्रीज डिक्रीज करना है। ठीक है, इसके अलावा ये आपके बिजनेसमैन को हेल्प करती है प्रोडक्शन एंड सप्लाई प्लानिंग में। ठीक है, बिजनेस इस चीज से को फोरकास्ट कर सकती है कि किस तरीके से अगर की प्राइस में चेंज होते हैं तो वो कैसा असर डालेगा डिमांड पे, तो उसी के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्शन को सप्लाई को प्लान कर सकते हैं, ताकि हमें कमी भी ना हो किसी चीज की और ओवर स्टॉकिंग भी ना हो। इसके अलावा ये हमें इंटरनेशनल जैसे ट्रेड से रिलेटेड जो डिसीजन लेने होते हैं उसमें भी हेल्प करती है, कौन, आपके प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इम्पोर्टर एक्सपोर्टर को भी हेल्प करेगी ना ये आपकी प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड की, किस तरीके से हमें प्राइसिंग स्ट्रेटजीज बनानी है। ठीक है, जैसे एक्सपोर्टर अगर एक्सपोर्ट कर रहा है इस तरीके से, इसके अलावा ये इकोनॉमिक्स और पॉलिसी मेकर को मतलब आपका वेलफेयर और पॉलिसी के मूल्यांकन में भी हेल्प करती है। इकोनॉमिक्स और पॉलिसी मेकर को ये चीज का एसेस करने के लिए कि अगर प्राइस में चेंज होता है तो कैसे अलग अलग इनकम ग्रुप को प्रभावित करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो सब्सिडीज प्राइस कंट्रोल से रिलेटेड पॉलिसी बना सकते हैं। तो ये आपका वेलफेयर एंड पॉलिसी के एनालिसिस में हेल्प करती है, मतलब कि जो इकोनॉमिस्ट और पॉलिसी मेकर को इस चीज में कि अगर कीमत में चेंज हो रहा तो वो अलग अलग इनकम ग्रुप को कैसे प्रभावित करेगा। ठीक है, और इसके बेस में अपनी सब्सिडी और प्राइस कंट्रोल से रिलेटेड पॉलिसीज बना सकते हैं। इसके अलावा जो आपका मोनोपोलिस्ट होते हैं, ठीक है, उनको भी हेल्प करती है कि वो किस तरीके से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब अलग अलग प्राइस नहीं, कि डिफरेंट प्राइस डिफरेंट मार्केट के लिए। ठीक है, इसके अलावा ये हेल्प करता है किसमें, हेल्प्स ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिसेशन के टाइम पे भी हेल्प करता है। अब देखो रिसेशन के टाइम पे क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव बन जाता है, तो फर्म उस समय प्राइस इलास्टिक डिमांड की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकती है कौन को से प्रोडक्ट के लिए वो इलास्टिक है, ताकि उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट कर सके अपने प्राइस को, और बिजनेसेस को हेल्प कर सके वो कॉम्पिटिटिव रहे। ठीक है, और अच्छे कस्टमर को रिटेन कर पाए टफ टाइम्स में। तो जैसे रिसेशन के टाइम में उन्हें हेल्प करता है कि कैसा प्राइस उन्हें रखना है अपनी कमोडिटी के लिए, ताकि उनके कस्टमर ऐसे नहीं उनको छोड़ के भाग रहे, क्योंकि उस समय कंज्यूमर काफी सेंसिटिव हो जाता है प्राइस को लेकर। तो इसमें हमने प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड की इम्पोर्टेंस जाना कि क्या क्या उसके इम्पोर्टेंस है। तो प्राइसिंग डिसीजन में हेल्प करता है फर्म को, मतलब जिस प्रोडक्ट की डिमांड मतलब इनइलास्टिक है उसका प्राइस इंक्रीज करो रेवेन्यू ज्यादा करने के लिए, जिसका इलास्टिक है उसकी प्राइस को डिक्रीज करो आप, ताकि रेवेन्यू ज्यादा अर्न कर सको। गवर्नमेंट को हेल्प कर सकता है टैक्सेशन की पॉलिसी में। ठीक है, जैसे इनइलास्टिक गुड्स होते हैं अल्कोहल टबैको, इन पर ज्यादा टैक्स लगा सकते हैं और अच्छा रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। सब्सिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिलेटेड डिसीजन में भी हेल्प करता है, क्योंकि देखो गुड्स क्या होते हैं ना, सब्सिट्यूट गुड्स भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी, तो वो जान सकते हैं कि प्राइस इलास्टिक डिमांड से कि किस तरीके से हमें प्राइस सेट करना है, फिर प्रोडक्शन कितना करना है, कितनी सप्लाई करनी है। ठीक है, प्राइस इलास्टिक डिमांड इसमें भी हेल्प करता है फर्म को। इंटरनेशनल ट्रेड में एक्सपोर्टर इंपोर्टर को हेल्प करता है वेलफेयर पॉलिसी वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, कि किस तरीके से सब्सिडी टैक्सेशन से हम मतलब लोगों का भला कर सकते हैं, वेलफेयर और टैक्स मतलब
की जो पॉलिसी बनती है कि भाई किस तरीके से प्राइस में बदलाव अलग अलग लोगों इनकम ग्रुप को प्रभावित करता है। मोनोपोलिस्टिक्स को हेल्प करता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में, कि अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस चार्ज करके रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं, और इकोनॉमी में जैसे रिसेशन के टाइम में भी हेल्प करता है।